नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्वस्थ किसान प्रोग्राम में। मैं हूं आदित्य कुमार। राष्ट्रीय कैंसर दिवस पर हर वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि कैंसर की प्रिवेंशन यानी कैंसर के बचाव का हमारे जीवन में क्या महत्व है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हमारे देश में 1975 में कैंसर के इलाज की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए की गई थी। हमारे देश में हर वर्ष लगभग 11 करोड़ नए कैंसर रोगी आते हैं। इनमें से 2/3 मरीज काफ़ी बड़ी हुई बीमारी लेकर आते हैं, जिसकी वजह से इस बीमारी के ठीक होने का प्रतिशत भी कम हो जाता है। भारत सरकार द्वारा कैंसर को रोकने तथा कैंसर की जल्दी जांच के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है कैंसर जागरूकता से होगा बचाव। यदि आप हमारा विषय है कैंसर जागरूकता से होगा बचाव। यदि आप कैंसर से संबंधित कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो निसंकोच आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मामला आपकी जिंदगी का है। हमारे टोल फ्री नंबर हैं, आप नोट कर लीजिए 1800-113060 और 1800-113061। इस पर आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है। आज कैंसर के विषय में व्यापक जानकारी देने के लिए हमारे बीच दो जाने माने एक्सपर्ट हैं, दोनों ही एम्स न्यू दिल्ली से हैं। हमारे बीच आई हुई है डॉक्टर सुषमा भटनागर, आप चीफ हैं नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर और IRCH एम्स में। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपके साथ ही हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अतुल शर्मा, आप मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और आप विभागाध्यक्ष हैं नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और IRCH एम्स न्यू दिल्ली में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार, धन्यवाद। जी, बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। हमारा शरीर अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना है, जो हमेशा विभाजित होकर दूसरी कोशिकाओं को जन्म देती रहती हैं। लेकिन कभी-कभी शरीर में खराब कोशिकाएं बनने लगती हैं और ये भी दूसरी खराब कोशिकाओं को जन्म देती हैं। कैंसर इन्हीं खराब कोशिकाओं का समूह है। अब तक अलग-अलग तरह के 200 से भी अधिक कैंसरों की पहचान हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सबसे ज्यादा मौतों के मामले में कैंसर विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। 2018 के दौरान दुनिया भर में तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख कैंसर के मामले सामने आए थे। उसी साल भारत में 8 लाख लोगों की मौत की वजह कैंसर बना था। भारत में कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 2018 के दौरान देश भर में 13.25 लाख मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 14 लाख के आसपास जा पहुंचा। मरीजों की बढ़ती संख्या वास्तव में चिंता का विषय है, लेकिन उससे भी चिंताजनक है इसका समय रहते पता न लग पाना। आंकड़े बताते हैं कि 2/3 मामलों का पता एडवांस स्टेज में जाकर होता है। ये वो स्टेज है जहां इलाज मुश्किल हो जाता है और मरीज के बचने की संभावना घट जाती है। भारत लंबे समय से कैंसर के प्रति गंभीर रहा है। 1975 से देश में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ कार्यक्रम चलाना ही काफी नहीं है। लोगों में जागरूकता फैलाना भी बहुत जरूरी है, ताकि उन्हें समय रहते इस जानलेवा बीमारी का आभास हो सके। बीमारी का पता जितनी जल्दी चलेगा, ठीक होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि समय से कैंसर का पता न लग पाने के पीछे जागरूकता की कमी एक बड़ा कारण है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाता है। इसका मकसद कैंसर से बचाव और शुरुआती चरण में ही इसकी पहचान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ये दिन कैंसर मरीजों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित करता है कि वो अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख करें और सरकारी स्कीमों का लाभ उठाएं। आपने देखी ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुषमा मैम, पहला सवाल मेरा आपसे है
कैंसर कहते किसे हैं मैडम? आपसे एक तो ये जानना चाहेंगे, साथ में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक टीम वर्क का क्या महत्व है कैंसर के इलाज में? अच्छा, तो आदित्य, इन दोनों सवाल का मैं एक एक करके जवाब देती हूँ। जैसे अभी हमने सुना कि हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं, जिसको हम सेल बोलते हैं, उससे बना हुआ है जी। और ये सेल अपने आप ही इनका रिपेयर होता रहता है। बट अगर कोई सा भी सेल एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करने लगे और ग्रो करने, उसकी जो नॉर्मल ग्रोथ है वो खत्म हो जाए और एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगे, तो उसको हम एकदम ग्रोथ से आपका तात्पर्य क्या विभाजन से है? विभाजन होने लगे और वो इतनी ग्रो कर जाए कि अनियंत्रित, उनकी अनकंट्रोल्ड हो जाए उनका विभाजन, तो उसको हम एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ द सेल्स को हम कैंसर बोलते हैं। जी। अब इसमें जो टीम वर्क है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आई थिंक टीम वर्क का बहुत रोल है, बिकॉज जब किसी भी पेशेंट को कैंसर का बीमारी हो जाए तो उसमें एक टीम काम करती है। बिकॉज उसमें ऐसा नहीं होता कि केवल सर्जरी से इलाज पॉसिबल है या कीमोथेरेपी से इलाज पॉसिबल है या रेडियोथेरेपी से इलाज पॉसिबल है, या इलाज जब पॉसिबल नहीं है तो उसको सिम्टम मैनेजमेंट के लिए एक पर्सन अलग होता है। सो इस तरीके से जैसे कि एम्स एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जहाँ पे 4 लोग मिलके, ये तो मेन जो डिपार्टमेंट है, 4 डिपार्टमेंट मिलके एक पेशेंट को देखते हैं और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि वो पेशेंट जिस भी स्टेज में आया उसके हिसाब से कि वो पेशेंट किसके पास जाना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं मैडम, 4 जो विभाग हैं आपके एम्स के कैंसर विभाग के, वो समन्वय से काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हर पेशेंट को वो ध्यान से 4 डॉक्टर्स देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट प्राइमरीली सर्जरी का केस है या मेडिकल ऑन्कोलॉजी का केस है या सीधे रेडिएशन में जाना चाहिए, या इन तीनों के अलावा सबसे पहले अगर पेशेंट को बहुत सीवियर पेन है जिसमें पॉसिबल है रेडिएशन और कीमो और सब लगेगा, लेकिन सबसे पहले वो पैलेटिव मेडिसिन में जाना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो चारों डॉक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं। सो एक पेशेंट का एंटर करते ही एक अच्छी तरीके से टीम वर्क की तरह से। इसके अलावा जो टीम काम करती है वो जो बाकी के डिपार्टमेंट हैं, जैसे रेडियो डायग्नोसिस है, लैब ऑन्कोलॉजी है, वो डिपार्टमेंट अलग हैं जिनका जरूरत पड़ती है MRI CT स्कैन के लिए। लैब ऑन्कोलॉजी जो है वो ब्लड का डायग्नोसिस करेगा, जेनेटिक्स का डायग्नोसिस करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोबायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। सो एक टीम वर्क है। इस टीम के अलावा सपोर्टिंग स्टाफ जैसे डाइटिशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट है, इन सब का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और आजकल काउंसलिंग और अभी हमारे टीम में आयुष के डॉक्टर्स जुड़ गए हैं, जो हम उनको, उसमें योगा का बहुत रोल है एक्चुअली में। योगा एंड आयुष की जो जितनी भी नई पुरानी हमारे देश की पुरानी पद्धतियां हैं उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट। बिल्कुल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक होलिस्टिक अप्रोच को बढ़ावा देते हैं ताकि हमारी जो प्राचीन विधियां हैं और हमारा जो एलोपैथी है मिलके एक समन्वय के साथ मरीजों की सेवा करें। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं मैडम, उनसे उनका सवाल ले लेते हैं। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जी सर, नमस्ते सर। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये था सर कि भारत में सबसे ज्यादा अपने यहाँ पर कौन सा कैंसर मतलब देखा जाता है, या फिर कौन सा कैंसर है जिसको नियंत्रण करना आवश्यक है और जागरूकता होनी चाहिए हमारे सभी नागरिकों को। और दूसरा सवाल सर ये था कि जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर हो रहा है या फिर शुरुआती दिन है, तो कितने दिनों में उसकी पहचान कर लेनी चाहिए और कितने दिन तक डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए? क्योंकि अगर आपने अभी बताया कि ज्यादा दिन हो जाते हैं तो फिर वो नियंत्रण से बाहर हो जाता है। बिल्कुल, आप लाइन पे बने रहिए। मैडम, आप क्या बताना चाहेंगे विपिन जी? सो पहला सवाल था कि भारत में कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा है। तो भारत में जो महिलाएं हैं उसके अंदर पहले कैंसर सर्विक्स ज्यादा था, बट अभी कैंसर ब्रेस्ट सबसे ज्यादा है जी। सिमिलरली जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, उसके अंदर अभी हेड एंड नेक कैंसर और लंग कैंसर बहुत कॉमन हो गया है। बिल्कुल। और जो दूसरा सवाल है उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है शंका की। जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी आपको लगता है कि मुझे, बेसिकली प्रिवेंशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल भी चेकअप में जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो जाएगा उतनी जल्दी उसका इलाज संभव हो पाएगा, और जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा उतनी जल्दी ये कैंसर के बहुत सारे कैंसर हैं जो कंप्लीटली क्योरेबल है। बिल्कुल मैडम, क्लियर साफ कह रही है कि बचाव अगर हम प्रिवेंशन करते हैं तो हमें इलाज की जरूरत ही ना पड़े और हम कैंसर को शुरुआती दौर पे रोक सकें, हमें होए ना।
ताकि सरकार को भी खर्चा ना पड़े और हमारी अपनी जेबों में खर्चा भी ना पड़े। अगला सवाल पूछना चाहेंगे डॉक्टर अतुल शर्मा सर आपसे, कैंसर डॉक्टर साहब कितने प्रकार का होता है, थोड़ा हमें इस विषय में प्रकाश डालें। देखिए, अभी आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि लगभग 200 प्रकार का होता है कैंसर। शरीर के किसी भी हिस्से में, किसी भी भाग में, किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। आप ये मान के चलिए सर से लेके पैर तक कोई भी ऑर्गन या बॉडी का पार्ट है उसमें कैंसर हो सकता है। तो कुछ लोग 200 कहते हैं, कुछ लोग 200 से ज़्यादा कहते हैं, पर अमूनता ये होता है कि लगभग शरीर में हम जैसे देखा जाए तो लगभग 20% कैंसर जो होते हैं पेट या आंतों या उनसे रिलेटेड जीआई ट्रैक्ट जो बोलते हैं उसमें होते हैं। लगभग 19-20% गले में या मुंह, नाक, कान, गला वाले हिस्से में होते हैं। 12-13% ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। 6-7% इंडिया में जो होते हैं सर्वाइकल कैंसर होते हैं। तो लगभग ये 50-60% 3-4 ऑर्गन में सीमित रहते हैं। लंग कैंसर जो होते हैं करीब 6-6.5% होते हैं। तो ये कॉमन कैंसर है और इनका सबसे अच्छी बात ये है कि इनका डायग्नोसिस जल्दी करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। आपको सिम्टम्स होंगे जो मेरे हिसाब से आदित्य जी या कोई दर्शक पूछेंगे तो जल्दी से जल्दी सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें भी हम आएंगे आगे विस्तार पूर्वक। मैडम 70 से 80%, अगर हम अपने देश की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, तो यहाँ 70 से 80% जो मरीज हैं वो काफ़ी लेट आते हैं, जबकि आप बता चुके हैं कि कैंसर के इलाज में समय का बहुत महत्व है। इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? सो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि हमारे देश में जो प्रिवेंशन है उसको हमने ऑल्दो बहुत ज़्यादा इसका चलता है और सब लोग जानते हैं कि प्रिवेंशन करना है, बट प्रिवेंशन का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम गांव तक और मतलब ग्रास रूट तक नहीं जा पा रहा। और अगर जा पा रहा है तो एक सोशल स्टिग्मा है। अगर बहुत सारी फीमेल्स ऐसी मैंने देखी हैं जिन्हें पता चल जाता है कि उनके ब्रेस्ट में एक लंप है, लेकिन वो कई दिनों तक पहले अपने हस्बैंड को नहीं बताएंगी, फिर घर वालों को नहीं बताएंगी, फिर वो अल्टीमेटली जब तक कि वो लंप एकदम रप्चर नहीं हो जाए, फूट नहीं जाए या घाव नहीं बन जाए, तब तक वो किसी को नहीं बताते। सो इग्नोरेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस और सोशल स्टिग्मा, आई थिंक ये 3 रीजन है जिसके कारण। और एक और चीज जो मैंने बहुत कॉमनली देखी है कि अपने स्पेशली महिलाओं के अंदर कि वो इतना ज़्यादा अपने घर और गृहस्थी में बिजी रहती हैं कि उनको ये सिम्टम्स को इतना इम्पोर्टेंस देती नहीं है। और वो अवेयरनेस तो आई थिंक ये तो नॉर्मल होना चाहिए कि हर फीमेल का 40 साल के बाद या उस फीमेल का जिसकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर है उसकी हर बेटी को या बहन को ऑटोमेटिकली डायग्नोसिस और उसका प्रिवेंशन के लिए उसका स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए। सो ये चीज़ ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा इस पर महत्व दे रही है, बट फिर भी इसको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने में और लोगों की मानसिकता को बदलना बहुत जरूरी है कि ये एक स्टिग्मा नहीं है। इसको जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो जाएगा उतनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और ये कम्प्लीटली क्योरेबल है। देयर बहुत सारे कैंसर्स हैं जो कम्प्लीटली बिल्कुल मैडम, आप ये कहना चाह रही हैं जो सोशल स्टिग्मा है या हम भ्रांतियां हैं हमारे इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, और महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति उतना ध्यान भी नहीं देती, इस वजह से वो टाइम बीतता जाता है और समय बीतने के साथ साथ इलाज भी मुश्किल हो जाता है, तकलीफ भी बढ़ जाती है। तो हमें आगे आना चाहिए जब भी हमें किसी भी तरह के, जैसे कि मैडम बता रही हैं, सिम्टम दिखाई दें। इस बीच हमारे सारे कॉलर जुड़ चुके हैं। नंद स्वरूप मिश्रा है बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। आपका बहुत, हाँ जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा उत्तर प्रदेश भारत में जानना चाहता हूँ जो कैंसर होते हैं जिनमें हमारी लापरवाही होती है कि जानकारी का अभाव होता है कि समाज से मैं अपनी आदतों से हट करके कुछ कार्य करते हैं। आदतों का मतलब ये था कुछ लोग तम्बाकू खाते हैं, कुछ शराब पीते हैं, महिलाएं तो अपने बच्चे को स्तनपान नहीं कराती है, ऐसी दशा में कैंसर हो गए। तो हमें किस प्रकार से जागरूक रहने की जरूरत है? ठीक है, मैं डॉक्टर अतुल शर्मा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि नंद स्वरूप मिश्रा के सवाल का जवाब दें। आप नंद स्वरूप जी अपना सवाल एक बार दोहराएंगे? आप क्या अर्ली डायग्नोसिस के? हाँ, वो डॉक्टर साहब वो ये कह रहे थे कि अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाता, महिलाएं जैसे कि जो मैडम ने बताया था कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होती हैं या तंबाकू लोग खाते हैं, उस वजह से भी ये तमाम चीज़ें हैं। तो लोग इस वजह से भी कैंसर के बढ़ने की वजह बता रहे हैं। वो किस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं? ब्रेस्ट फीड नहीं कराती महिलाएं। हाँ, शहरी इलाकों में ज्यादा दिक्कत है। सो नंद स्वरूप जी, ये आपका जो ऑब्जर्वेशन और ये जो है बिल्कुल ठीक है। कई बार सबको पता रहता है, अब तो आप देखेंगे तंबाकू के
पाउच पे या बीड़ी सिगरेट के पैकेट में भी इतनी बड़ी बड़ी चेतावनी लिखी रहती है, तो इसमें किसी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। उनको सबको पता रहता है कि पदार्थ लेने से हम लोगों को परेशानी होगी, कैंसर होने की संभावना रहती है। अब तंबाकू और इन पदार्थों से केवल कैंसर नहीं होता, हार्ट की बीमारी होती है, शरीर में और परेशानियाँ होती है, स्ट्रोक की संभावना रहती है। तो इतना हानिकारक है कि उसको तो मेरे हिसाब से दूर रहना ठीक ही है। ब्रेस्ट में का आप जो बताए थे, स्तनपान कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो और भी कई है, पर्सनल हाइजीन पे बहुत ध्यान देना चाहिए आपका। कई बार हम लोग तो देखते हैं कि ओरल कैंसर वगैरह होते हैं, लेट स्टेज में होते हैं। मुंह का कैंसर तो देरी से आने के का कोई कारण ही नहीं है। हम सुबह शाम ब्रश करते हैं, शीशे में मुंह देखते हैं, करते हैं, हमें कोई भी अल्सर होता है तो परेशानी होती है, निगलने में परेशानी, खाने पीने में परेशानी। तो ये सब चीज़ें तो ध्यान में रखने की, ये तो वार्निंग सिग्नल जो है सबको पता हो जाने चाहिए और पता भी रहना चाहिए। तो तुरंत हमको सलाह लेनी करनी चाहिए। डॉक्टर साहब बिल्कुल, अभी हम इसी पे आपने तंबाकू, डॉक्टर साहब तंबाकू कितनी बड़ी वजह है हमारे पूरे देश की अगर बात करें कैंसर की? सो देखो, ऐसा है कि कैंसर बहुत खराब बीमारी है, सबको पता है, कई वजह से होता है। पर आप देखा जाए तो लगभग 50 से 60% कैंसर ऐसे होते हैं जिनको रोका जा सकता है। मतलब जिनका टाइम पे अगर हमें पता है लाइफस्टाइल की वजह से या कुछ है, तो उनको होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। तंबाकू जो कारण है, लगभग 30-40% जो कैंसर होते हैं शरीर में, उसमें तंबाकू, सिगरेट, हुक्का, बीड़ी, पान के जो मसाले जो होते हैं, ये सब कारण होता है। मुंह में कैंसर हो सकता है, इसोफेगस जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, उसमें हो सकता है। हमारे फेफड़ों में उसकी वजह से कैंसर होता है। सरकार जब भी आप सिनेमा में जाते हैं, देखने करने जाते हैं, उससे पहले दिखाते हैं कि तंबाकू लेने से, बीड़ी सिगरेट लेने से कितना नुकसान है। तो 1/3 से लेके 40% कैंसर का कारण तंबाकू होता है। उसके अलावा कुछ कारण जो होते हैं हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं। हमें डेली व्यायाम करना चाहिए, भाग दौड़, थोड़ा बहुत अपना एक्सरसाइज करना चाहिए, ओबेसिटी को कम करना चाहिए। तो लगभग 50 से 60% करीब तक जो कैंसर होते हैं ये लाइफस्टाइल, तंबाकू और इन लोग शराब की वजह से रिलेटेड होते हैं। तो इसको तो हम लोग अपने आप की स्वास्थ्य प्रक्रिया को ठीक रखें, हमारा डिसिप्लिन लाइफ रखें, खाने पीने में ठीक रखें, तो वैसे ही इनसे बच सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कुछ चीज़ें हमारे अपने हाथ में हैं जिनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी चीज़ें हमारे हाथ में हैं जिनसे हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, कैंसर को रोक सकते हैं। इस बीच हमारे से एक कॉलर जुड़ चुके हैं, रणधीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, हमको पूछना था कि हमारे पिताजी को 93 में कैंसर हुआ था जी। तो अभी चेकअप कराना चाह रहे हैं एम्स में, तो कैसे, उसका क्या प्रक्रिया है और खान पान का क्या होना चाहिए? हालांकि 93 में हुआ, अभी तक लाइव है जी, आप लाइन पे बने रहिए। मैडम आपसे पूछना चाहेंगे। तो रणधीर सिंह जी, आप बता सकते हैं कि किस चीज का कैंसर हुआ है उनको? ये मैम उनका संपर्क टूट चुका है, लेकिन अच्छा, तो ऐसा है कि अगर उनको अभी मैं आपसे पूछना चाहती थी कि किस चीज का, उससे लेना देना नहीं है। आप उनको अगर उनका फॉलोअप कराना चाहते हैं तो बेस्ट तो रहेगा जहां उनका इलाज हुआ था वहीं पे फॉलोअप होए। लेकिन अगर आपको एम्स में कराना है और दिखवाना है कि सब कुछ ठीक चल रहा है क्या, बिकॉज सबको इच्छा होती है कि पता चला लें बड़े अस्पताल में जाके कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कभी भी आ जाइए। इस एम्स में जो कैंसर की स्क्रीनिंग है वो सुबह 8 बजे से स्टार्ट होती है और शाम को 5 बजे तक चलती है। ये IRCH जो एम्स का जो नेशनल कैंसर बिल्डिंग है वहां पर भी, और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है वहां पर भी, तो वहां पे डॉक्टर्स हमेशा 5 o'clock तक स्क्रीनिंग क्लिनिक में रहते हैं और आप जाके अपने आप को बता सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि हम लोग इस प्रोग्राम के तहत, हमको डॉक्टर सुषमा भटनागर ने बोला था और हम यहाँ पे फॉलोअप के लिए आए। बिल्कुल, वो हो सकता है, पॉसिबल है, आप आ सकते हैं। जैसा कि मैडम कह रही हैं, आप जाएं वहां पे और मैडम ने जैसा बताया है उसको फॉलो करें तो आपका काम अवश्य हो जाएगा। मैडम आपसे ये पूछना चाहेंगे, कैंसर के इलाज में अर्ली आने का, जल्दी आने का कितना फायदा कैसे पहुंचता है? और ये तो अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जितना जल्दी हम आएंगे, उसमें थोड़ा सा बिंदुवार थोड़ा बताती हूँ। स्पेशली जो महिला है उनको मैं बोलना चाहती हूँ
कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक बहुत ही अच्छी सी सिंपल सी चीज़ है। रोज हम नहाते हैं, रोज हम कपड़े चेंज करते हैं, और अगर हम जस्ट अपने आप को देख लें एक बार कि कहीं कोई गांठ जैसी तो नहीं है, कहीं निपल में क्रैक तो नहीं है, कहीं कोई अल्सर जैसा तो नहीं लग रहा है, और वो अपने आप अपने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करके देख लें, तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जिसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, और ये हम आप आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा जो 40 इयर्स के बाद कोई जो महिलाएं हैं उनको डेफिनेटली एक 6 मंथली या 1 ईयरली एक मेमोग्राफ अब डॉक्टर के पास जाके जरूर करा लेना चाहिए। इसके अलावा वो महिलाएं जिनके घर में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो रखा है, लाइक मदर को हुआ था या मौसी को हुआ था, तो उनको तो हर हालत में चेक कराना चाहिए, बिकॉज इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना जल्दी कराओगे, जितना छोटा ट्यूमर होगा, उससे ब्रेस्ट भी प्रिजर्व रहेगी। रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे, और हो सकता है कि जरूरत ही ना पड़े। उसके लिए जो हार्मोन रिसेप्टर्स करवाते हैं वो करवाने के बाद डिसाइड करेंगे लोग कि ऑन्कोलॉजिस्ट की किस तरीके की कीमोथेरेपी करनी है। और अगर वहां लिम्फ नोड्स तक जा ही नहीं पाएगा कैंसर, और लिम्फ नोड्स तक जाएगा तो फिर रेडियोथेरेपी लेनी पड़ेगी, और फिर बहुत सारी चीजें जुड़ती चली जाती है। समय का बड़ा महत्व है, समय का बहुत वही आप कहना चाह रही हैं। इस बीच हमारा ब्रेक का समय हो गया है, हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटेंगे थोड़ी देर में। तब तक आप हमारे प्रोग्राम से बने रहिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब रुक करना चाहेंगे डॉक्टर अतुल शर्मा सर आपका। डॉक्टर अतुल शर्मा, आपने गैस्ट्रिक जो कैंसर्स हैं उसमें काफ़ी काम किया है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जो पेट के कैंसर है या गैस्ट्रिक कैंसर है, उसकी वजह क्या होती है? सो आदित्य जी, ऐसा है कि काफ़ी कुछ जब हम मुंह से खाते हैं तो कई हमारी आदतें जो होती है हमारे लिए अच्छा काम भी करती है और कभी कभी बुरा काम भी करती है। कई चीज़ें हमारे खाने पीने पे निर्भर करती है। कुछ 5%, कभी कभी 7-8% जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है पेट या आंतों से रिलेटेड कैंसर में, बट बाकी ज़्यादातर लाइफस्टाइल, मेटाबॉलिज्म वगैरह उनसे होता है, व्यायाम से होता है, करता है। जनरली ये देखा गया है कि खाने पीने में ध्यान रखने में कई बार, जैसे गैस्ट्रिक कैंसर है, यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में 1930-40 की बात में, उस समय जब रेफ्रिजरेटर वगैरह नहीं थे तो काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स वगैरह थे। उसके बाद धीरे धीरे कम होते गए। हम लोग काफ़ी मिर्च मसाला लेते हैं, मीट प्रोडक्ट वगैरह लेते हैं जो कई बार प्रिजर्व नहीं होते ठीक से। आप जैसे देखा जाए देश के पहाड़ी हिस्सों में देखा जाएगा तो गैस्ट्रिक कैंसर उसमें काफ़ी ज़्यादा कई मात्रा में पाया जाता है। उसका एक कारण ये है कि उनको कभी कभी जो सर्दी के मौसम में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह नहीं मिलती है, उनको मांस वगैरह या जो होता है तो उसको वो प्रिजर्व बर्फ़ में वैसे ही रखते हैं, उसका प्रिजर्वेशन का अच्छा तरीका नहीं होता है। कभी कभी कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव डालते थे जो शरीर को हानिकारक वगैरह होते हैं। कभी कभी ज़्यादा मिर्च मसाला खाने से पेट के अंदर की झिल्ली, जिसको म्यूकोसा वगैरह कहते हैं, तो उसमें काफ़ी अल्सर वगैरह हो जाते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ के उसमें हो जाते हैं। इसमें कभी स्मोकिंग वगैरह का, एल्कोहल वगैरह का, ये सब चीज़ों का भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। जी डॉक्टर साहब, अगर ये ज़्यादा मिर्च मसाले की अगर बात की जाए तो इनका डॉक्टर साहब रोल है, इनका भी आप ये बताना चाह रहे हैं? हाँ, हॉट स्पाइसी जिसको हम कहते हैं, मिर्च मसाले वाला देखा जाए, जैसे आप देखे जाए कि हिंदुस्तान के जो देखा जाए पहाड़ी इलाकों में ये कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। कुछ गैस्ट्रिक कैंसर जो साउथ इंडिया में कभी कभी कुछ रजिस्ट्री, हम लोग जो कैंसर के जो भी इंसिडेंट्स होते हैं ना, ICMR का एक प्रोग्राम होता है, उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। उसमें देखा जाए तो साउथ इंडियन कुछ कैंसर रजिस्ट्रीज वगैरह जो है उसमें गैस्ट्रिक कैंसर काफ़ी
ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है, छोटे छोटे स्टेट्स है, पर वहाँ पे कैंसर के इंसिडेंस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं कि उनका खाना पीना, उनकी दिनचर्या थोड़ी बाकी लोगों से अलग है। और अभी धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि वहाँ कैंसर के इंसिडेंस ज़्यादा हो रहे हैं, जिसमें पेट और पेट से रिलेटेड ऑर्गन्स का काफ़ी ज़्यादा में कैंसर होते हैं। जी, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। गुलाब सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार साहब, मैं आयुर्वेदिक दवा के बारे में बात करना था हमें। देखिए, वैसे हमारे दोनों विशेषज्ञ एलोपैथी के हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर भी आप सवाल पूछ सकते हैं, अगर मैं अपने निवेदन करूंगा, अगर डॉक्टर साहब जवाब देना चाहेंगे तो। हेलो सर। हाँ, सवाल पूछिए अपना। कैंसर के बारे में, जो ये ट्यूमर होता है पहले से जी, तो ये ट्यूमर में एक दवा अपने पास है जो कि लगभग 90% कारगर है। तो इसके लिए हम मतलब डॉक्टर या वैज्ञानिक नहीं हूँ। हेलो। हाँ जी, आप आगे पूरा सवाल करिए। मैं डॉक्टर या वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन एक दवा है मेरे पास आयुर्वेद की जो लगभग 90% कारगर है। तो इसके बारे में हम कहाँ संपर्क करें? ठीक है मैडम, अगर आप जवाब देना चाहें तो ऐसा है गुलाब सिंह जी, जो कैंसर है वो बेसिकली एविडेंस बेस्ड आजकल ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी दवाई का 90% फायदा हो सकता है मरीजों से, तो उसको हमको रिसर्च मोड पे ले जाना पड़ेगा। हमारे एम्स में आयुष के साथ बहुत सारी रिसर्च चल रही है। उसमें आयुष का जो, बिकॉज हमारी ये पुरानी पद्धति है, इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत फायदे हैं इसके। तो अब हमारा हाई टाइम आ गया कि हमको जो हमारी जो पुरानी पद्धतियां थी उसको हमें जितना ज्यादा हो सके, जिनका फायदा हो सकता है, बिकॉज अभी तक हमने रिसर्च करके एविडेंस अभी तक नहीं क्रिएट किए प्रॉपरली कि कौन सी दवाई कितना कारगर होगी। तो आपको लगता है तो उसका आपको किसी आयुष के डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए। आयुष के माध्यम से किसी भी हॉस्पिटल में इसको रिसर्च मोड में ले जाना चाहिए, और फिर उसके बाद अगर एविडेंस क्रिएट होते हैं कि यस ये फायदा करती है, तो डेफिनेटली लोग यूज करना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं होंगे, बिकॉज हम तो इसमें एक्सपर्ट नहीं है और आपने उस दवाई का नाम भी नहीं बताया अभी तक, आयुर्वेदिक डॉक्टर ही बता पाएंगे। लेकिन हम फिर भी एम्स में जो हमने आयुष का जो विंग खोला है, उसमें 100% हमारा जो नई चीजें हैं उसको हम इंट्रोड्यूस रिसर्च मोड में ले जाके करते हैं। जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं होगा कि पेशेंट का इससे फायदा होगा, तब तक हम उसको यूज नहीं करते। बट वो लोग काफी कुछ हमारे पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत फायदा करते हैं। उनकी पद्धतियां, उनकी दवाइयां, जो पेशेंट को साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी से, या पेन या फिर नॉशिया, वॉमिटिंग, उसमें उनकी दवाइयां में तो सिम्टम मैनेजमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ में बिल्कुल मैडम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और मैडम सही करी, प्रामाणिकता की बहुत जरूरत है। कोई भी अगर आप नई दवाइयां इंट्रोड्यूस करते हो, सरकार उसको प्रामाणिकता उससे परखती है, उसके बाद ही पब्लिक को दी जाती है। हमारे बीच एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। जय देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। हम जय देवी मिश्रा बोले बाराबंकी से। हाँ जी, हमारा सवाल है, गले में गिल्टी है, तो यह कैंसर के लक्षण तो नहीं, जैसे कि घेंघा होने की संभावना तो नहीं, दोनों में से किस चीज होने के ठीक है। डॉक्टर अतुल शर्मा सर आपसे पूछना चाहेंगे। जय देवी जी नमस्कार, अगर आप लाइन पे है तो बताइए, आपको गले में जो प्रॉब्लम है वो कितने समय से है? जय देवी जी, अगर आप लाइन पे हैं, मैं निवेदन करूंगा अपने पैनल प्रोड्यूसर से, अगर वो कुछ लोग अगर लाइन पे बने रहेंगे तो डॉक्टर साहब लोग कुछ सवाल भी पूछना चाह रहे हैं तो बेहतर रहेगा। हाँ डॉक्टर साहब फिर। हाँ जी बताइए। जय देवी जी बताइए, कितने समय से है आपको गले में ये प्रॉब्लम? 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया है। गले में आपको क्या गांठ महसूस होती है, नजर आती है? हाँ, गांठे गुल्फी टाइप में है। अच्छा, गुल्टी टाइप है ना, तो आपको किसी नाक कान गला विभाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो अंदर से भी चेकअप करेंगे और जरूरत पड़ी तो इस गले की आपकी जो गुल्टी है ना, उसको निकाल के बायोप्सी करके देखेंगे कि इसमें कैंसर है या ट्यूबरकुलोसिस है या कोई और परेशानी है। सभी गांठें कैंसर नहीं होती है,
पर फिर भी कुछ न कुछ आपको जब 1 साल से तकलीफ है और तो आपको इसको इग्नोर नहीं, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए और वो महसूस करेंगे उचित डॉक्टर के पास जाते तो वो बताते थायराइड है। नहीं, फिर आपको किसी और वो स्पेशलिस्ट वगैरह विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। आपको जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं जो उसके विशेषज्ञ उनके पास जाइए, जनरल फिजिशियन के पास से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम, आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर सुषमा मैम। अक्सर कैंसर में दर्द की बहुत समस्या होती है, कैंसर के मरीज बताते हैं हमें ये तकलीफ है, दर्द बहुत होता है। मैडम क्या कारण है कि हमारे देश में केवल 3 से 4% लोग भी दर्द मुक्त हैं, इसकी क्या वजह है मैडम? कितना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आदित्य, और बहुत ही पिन पॉइंट, मतलब ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि इतने सारे पेन के डॉक्टर्स हैं और इतने सारे हॉस्पिटल्स में सब कहते हैं कि हम पेन मैनेजमेंट क्लिनिक चलाते हैं, लेकिन अगर हम वापस से कैंसर पेशेंट्स की बात करते हैं तो अभी भी 3 से 4% पेशेंट्स को ही पेन मैनेजमेंट मिल रहा है। इसका मुझे जो कारण नजर आता है वो ये है कि हमने इसको बहुत इग्नोर किया। इसकी नॉलेज और इसकी अवेयरनेस जो है उसको, इसके बहुत सारे, एक्चुअली में इसमें डॉक्टर्स की तो नॉलेज तो बढ़ाने की जरूरत ही है जी, लेकिन इसमें अवेयरनेस पेशेंट की बढ़ाने की भी जरूरत है। बिकॉज पेशेंट जब होता है ना, तब जब तक कि बहुत सीवियर पेन नहीं हो जाए तब तक डॉक्टर को बताता नहीं है। माइल्ड टू मॉडरेट पेन में वो सोचता है कि मेरे डॉक्टर का अटेंशन क्योर पे रहना चाहिए और पेन को वो इग्नोर करता है जी। सो ये बहुत जरूरी है कि पेशेंट में अवेयरनेस जागरूक की जाए कि अगर उसे पेन है तो वो डॉक्टर से बात करे, और अगर सीवियर पेन है तो हर कैंसर हॉस्पिटल में, मैं आज इस प्रोग्राम के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि हर कैंसर हॉस्पिटल में पेन मैनेजमेंट और पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट होना चाहिए। बिकॉज 70 से 80% पेशेंट जब एडवांस स्टेज में प्रेजेंट कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट पेशेंट जो अर्ली स्टेज में होते हैं उनको भी कभी कभी पेन होता है, और लास्ट स्टेज में तो 100% पेशेंट्स को पेन होता है। इमेजिन अगर हम पेन मैनेजमेंट नहीं दे रहे तो हम क्या कर रहे हैं। हम कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हम ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट का कोई रोल नहीं होता, लेकिन पेशेंट को पेन होता है और उसकी जो लाइफ होती है वो 6 महीने से साल भर बच जाती है, या कभी कभी उससे भी ज्यादा बच जाती है। हम ये बहुत हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी जो रिमेनिंग लाइफ है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ दें, और उसको एटलीस्ट दर्द रहित लाइफ देना बहुत जरूरी है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हर डॉक्टर, हर कैंसर हॉस्पिटल में पेन मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट और पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट होने चाहिए, जिससे कि उनका पेशेंट्स का एंड स्टेज में पेन मैनेजमेंट कर सकें और सिम्टम मैनेजमेंट कर सकें, और इंट्रैक्टेबल जब सिम्टम्स हों। और बिकॉज ऑन्कोलॉजिस्ट से हम सारी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर वो क्योर भी करेंगे, वो डायग्नोसिस भी करेंगे, तो फाइनली ये रहेगा कि ये सारे पेशेंट्स इग्नोर हो जाएंगे। सो इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ पैलिएटिव मेडिसिन बोलते हैं, वो हर कैंसर हॉस्पिटल में मैंडेटरी होना चाहिए। मैं तो NABH एक्रेडिटेशन वालों को बोलूंगी कि अगर कैंसर हॉस्पिटल में पैलिएटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट नहीं है तो उसको एक्रेडिटेशन। बिल्कुल मैडम, बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि आप पेन एंड पैलिएटिव की एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, और हमारे देश को बहुत ज़रूरत है इस डिपार्टमेंट की, इसकी फैलाव की, और हम आशा करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। इस बीच हमारे सारे कॉलर जुड़ चुके हैं, ये उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। हेलो, हाँ जी कैलाश जी, अपना सवाल पूछिए। सर मेरे पापा को मल्टीपल माइलोमा करके एक डिसीज बताई गई एम्स के डॉक्टरों के द्वारा जी। पटना में अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। सवाल पूछिए। सर अपना टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए, वरना सवाल हम तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है। ओके सर। मेरे फादर को मल्टीपल माइलोमा करके एक डिसीज है, उनको छाती में सर कैंसर, मतलब छाती के बीचों बीच ट्यूमर निकला था। वो काफी छोटा था पहले, लेकिन आफ्टर बायोप्सी के बाद लगातार वो ग्रो कर रहा है। ठीक है। और उनको अभी सांस लेने में काफी परेशानी थोड़ी होती है, और वो ट्यूमर का साइज लगातार ही ग्रो कर रहा है। और एम्स पटना में मैं अभी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, लेकिन वो लोग रिपोर्ट ही करने में काफी समय ले रहे हैं सर। जी। उसी की मेडिकल एडवाइस चाहता हूँ, क्या ट्रीटमेंट उनका पॉसिबल है। थोड़ा लाइन पे बने रहिएगा डॉक्टर साहब, आप में से जो भी जवाब देना चाहें। डॉक्टर कैलाश जी नमस्कार। आपके पिताजी को ये, जैसे हम समझ पाए कि मल्टीपल माइलोमा की बीमारी डायग्नोस हुई है, ठीक है ना? जी हाँ।
तो देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में मल्टीपल माइलोमा का इलाज संभव है, बहुत लंबे समय तक इलाज चलता है, काफ़ी मरीज काफ़ी लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। जनरली होता यह है कि इसके डायग्नोसिस में बायोप्सी तो होती है, उसके अलावा भी कुछ टेस्ट करने होते हैं जिसमें कभी 1 हफ्ता लग जाता है, कभी 10 दिन लग जाता है, 12 दिन लग जाता है। सर 45 दिन लग चुके हैं टोटल मेरे। वो कई बार अनकॉमन होता है तो समझने में समय लग सकता है, पर अब जब बीमारी पता चली गई है तो इसके इलाज में वो जल्दी से जल्दी कीमोथेरेपी और कीमोथेरेपी के साथ कुछ टैबलेट्स वगैरह होती है वो शुरू कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये कीमोथेरेपी नहीं होती है, उससे मिलती जुलती कुछ दवाई होती है, इससे राहत भी जल्दी महसूस होती है, इलाज लंबा होता है। करीब 65-70 साल की उम्र से नीचे उनकी उम्र है तो बाद में 65 साल उम्र है उनकी। हाँ, तो उसके बाद में उनको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो हम बोलते हैं वो भी करने की जरूरत है। और छाती में अगर गांठ नजर आती है तो उसको रेडिएशन वगैरह देने की भी जरूरत है। और हमें पूरी उम्मीद है कि इससे काफी लंबे समय तक वो स्वस्थ रहेंगे। बस केवल एक ही बात है कि समय थोड़ा लंबा लगता है, इलाज भी लंबे समय तक चलता रहता है और काफ़ी मरीज लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। एम्स पटना मेरे हिसाब से अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो आई एम श्योर अब जब बीमारी पता चल गई तो और ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल, आशा है कि आपको अपने सवाल का जवाब विस्तार पूर्वक डॉक्टर अतुल शर्मा ने दे दिया है और आपको उससे पूरी फायदा पहुंचेगा। डॉक्टर साहब, आप मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जी। अगर हम कीमोथेरेपी की बात करें, कब ज़रूरत महसूस होती है कीमोथेरेपी की हमें? आदित्य, जनरली जब हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं जिसमें कुछ इंजेक्शंस होते हैं, कभी कुछ टैबलेट्स वगैरह होती है, तो बेसिकली कैंसर के 4 तरीके से इलाज किया जाता है। एक मैडम जिनकी एक्सपर्ट है, पैलिएटिव केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, तो उसकी महत्वता किसी भी चीज़ से कम नहीं है। एक होता है सर्जरी और रेडिएशन जो होते हैं, तो उनको हम लोकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, और कीमोथेरेपी को सिस्टमिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। सिस्टमिक इसलिए बोलते हैं कि या तो वो इंजेक्शन होते हैं या टैबलेट वगैरह होती है, तो शरीर में जाके घुल के ब्लड में मिलके शरीर के काफ़ी हिस्सों में उसका इफेक्ट रहता है। कीमोथेरेपी देने से कई बार साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, कई लोगों को ये रहता है कि भी साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं कर रहे, पर कीमोथेरेपी कुछ कैंसर में हम लोग देते हैं जो अर्ली स्टेज में देते हैं, साथ में सर्जरी रेडिएशन के साथ में। कुछ कैंसर जो एडवांस स्टेज पे होते हैं उसमें कीमोथेरेपी देते हैं। तो लगभग हमारा मानना है कि हर कैंसर के जो 100 कैंसर के मरीज होते हैं, क्योंकि आदित्य ने पहले बताया, मैडम ने बताया, 70-80% हमारे यहाँ दुर्भाग्य से एडवांस स्टेज में आते हैं, तो उनको कीमोथेरेपी भी लगती है, रेडिएशन की भी जरूरत पड़ती है, सर्जरी भी होती है, और अल्टीमेटली पैलिएटिव और पेन मैनेजमेंट की तो जरूरत पड़ती है। तो लगभग 70-80% में कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, जो टैबलेट और इंजेक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर सुषमा मैम, आपका रुख करना चाहेंगे, अगर हम पैलिएटिव केयर की बात करें, क्योंकि आप एक पैलिएटिव केयर एक्सपर्ट हैं, किन समस्याओं का समाधान इसके अंतर्गत किया जाता है मैडम? पैलिएटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट में जो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पेन मैनेजमेंट है वो तो एक है ही, बट हम सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस देते हैं कि जो पेशेंट रहता है वो बहुत काफ़ी सारी उसके अंदर अनसर्टेनिटीज़ होती है, तो खूब अच्छे से हर डॉक्टर को, हर रेजिडेंट को हम बहुत सारा कम्युनिकेशन सिखाते हैं कि काउंसलिंग तरीके से, कि किस तरीके से कोई भी पेशेंट को जब बीमारी होती है ना तो उसको जानना होता है कि उसको हो क्या रहा है और क्या रियलिस्टिक होप पॉसिबल है। ऑन्कोलॉजिस्ट उसको बार बार बताते हैं कि क्या हो रहा है और क्या पॉसिबल है, लेकिन जब वो एंड स्टेज आने लगता है तब उसको, या एडवांस स्टेज आता है तो उसको बार बार डॉक्टर से बात सेम चीज क्वेश्चन पूछता है। तो पैलिएटिव मेडिसिन में जब कोई भी पेशेंट आता है तो हम उसका सिम्टम मैनेजमेंट करते हैं। सिम्टम मैनेजमेंट में पेन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा उसको अगर इंट्रैक्टेबल नॉचिया वॉमिटिंग है उसको ठीक करना, इंट्रैक्टेबल ब्रेथलेसनेस है उसको ठीक करना, पानी भर गया लंग्स में तो उसको निकालना, एब्डोमेन में पानी भर गया जिसको एसाइटिस बोलते हैं उसको निकालना, प्लस उसको अच्छी तरीके से समझाना कि क्या किस स्टेज पे बीमारी है और क्या होप पॉसिबल है। एक्चुअली में जो होप होती है ना उसका बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। बिल्कुल। जब अर्ली स्टेज में मरीज होता है तो उसको होप होती है कि वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। वो ऑन्कोलॉजिस्ट उसको बताते हैं कि तुम ठीक हो जाओगे, ये सर्जरी कराओ, ये मेडिकल कीमोथेरेपी देंगे, रेडिएशन, वो ठीक रहता है। लेकिन उसको बाद में जब एक बार फर्स्ट टाइम जब उसको रिकरेंस हो जाता है तो उसको होप रहती है कि अब मेरे को रिकरेंस हो गया है तो जो भी थेरेपी मिल रही है उसका एक्ट होना चाहिए, प्लस मुझे कोई पेन और सीवियर पेन और सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। जी। जब पेन और सिम्टम्स को हम ठीक कर देते हैं
और एडवांस डिजीज होने लगती है। तो धीरे धीरे अगर हम लोगों ने रियलिस्टिकली उससे कम्युनिकेट किया तो वो उनकी होप जो होती है वो चेंज होने लगती है, और वो ये बस सोचते हैं कि अगर पेन भी फ्री हो गया और अगर ऑलमोस्ट एंड स्टेज है तो वो मेरा कंफर्टेबली टिल द एंड में कंफर्टेबल, मेरा मरीज कंफर्टेबल रहना चाहिए। ये क्लियरली फैमिली वाले बोलते हैं कि आप कुछ भी करिए, बस इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मैडम, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है आपके विभाग की। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। सूबे सिंह है हरियाणा से, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मैं ये पूछ रहा था जी। हाँ जी पूछिए। हेलो। हाँ जी पूछिए। मैं पूछ रहा था जी, एक तो जो है ना मेरे बगल में, जो पेट के बगल में तो एक गांठ है जी। हाँ जी। तो मैं दबाता हूँ तो दर्द तो होता नहीं है जी। मैंने एक सर्जन को दिखाया था जी, तो वो कह रहे थे नहीं इसकी कोई बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, आप चिंता ना करो। और दूसरा जी, मेरे पेट में ना थोड़ा ये दर्द रहता है ऊपर काले में, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो वो बता रहे थे डॉक्टर सर्जन कि एक तो पित्त की थैली में आपके थोड़ी गांठ है, ठीक है, अगर ये बढ़ेगी तो इसको निकाल देंगे, नहीं तो रहने दो। ये कुछ मैंने गर्मी में होता तो एक काढ़ा वाढ़ा जो टीवी में बताते थे ना, तो कुछ वो दिया था, तो एक आयुर्वेदिक भी अर्जुन छाल बोलते थे वो। ठीक है, आप अपना सवाल, मेन सवाल पूछिए, आप जानना क्या चाह रहे हैं। वो तो हम समझ गए, आपके पेट के में गांठ है, आपने कई लोगों को, सर्जन को भी दिखाया है। आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं? ये कैंसर तो नहीं हो सकती? ठीक है, आप लाइन पे बने रहिए, मैं डॉक्टर साहब से आपका सवाल पूछता हूँ। डॉक्टर अतुल शर्मा, आपका रुख करना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू। सुबे सिंह जी, कैंसर की किसी भी कैंसर का डायग्नोसिस करने के लिए उसमें से या तो पानी निकालना पड़ता है, या उसका बायोप्सी निकालना पड़ता है, या पूरा वो ऑर्गन निकालना पड़ता है। उसके बगैर ये कहना या ना कहना मुमकिन नहीं होता कैंसर है या नहीं है। पर अगर आपके बगल में है, पेट में भी अल्ट्रासाउंड में आपको कुछ गांठ वगैरह बताई है, तो मेरी आपसे सलाह ये है और रिक्वेस्ट ये है कि आपको डॉक्टर, कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, बगल से गांठ निकाल के उसका बायोप्सी करवाइए, या पेट में से जो गांठ है उसका बायोप्सी कराए, उसी से पता चल पाएगा ये कैंसर है या नहीं है। आपको मेरे हिसाब से अगर है भी तो परेशानी होने की संभावना है, तो आपको ज़्यादा देर भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि टुकड़े की जांच, बायोप्सी जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में, आपको जो भी स्पेशलिस्ट हैं, कैंसर विशेषज्ञ हैं, वो करवाएंगे। उसके बाद आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगा, साफ हो जाएगा कि आपको कैंसर है या नहीं है। जी जी डॉक्टर साहब, इस बीच हमारा ब्रेक का समय हो गया है, एक अंतराल का, तो ब्रेक के बाद आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक हमारे कार्यक्रम में बने रहिए। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर सुषमा मैम, आपका रुख करना चाहूंगा, क्योंकि आप एक मानवता वाले एक एस्पेक्ट जो है या उसका बिंदु है, उससे बिंदु से मरीजों का इलाज करती हैं। जब मरीजों के तीमारदार आपके पास आते होंगे, किस तरह के भावुक सवाल उनके रहते हैं, क्या उनकी मन में रहता है, वो थोड़ा बहुत हमें बताएं। ये बहुत ही एकदम जरूरी सवाल किया आदित्य तुमने कि जो अगर किसी पेशेंट को कैंसर हो रहा है तो डॉक्टर्स और जो हमारी मेडिकल साइंस है वो सारा कंसंट्रेशन उसका पेशेंट पे होता है। लेकिन एक कैंसर या कोई सी भी क्रॉनिक डिजीज होती है, उसमें कैंसर पेशेंट से के साथ साथ उसके जितने भी घर वाले और लव्ड वंस हैं, जो उसको बहुत प्यार करते हैं, वो सब लोग सफ़र कर रहे होते हैं। कैंसर के जो घर वाले हैं, मेरे हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले 2.5 डिकेड्स में, कि घर वालों को डॉक्टर से केवल एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि डॉक्टर उसको ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन देता जाए, ऑनेस्टली बताता जाए कि क्या स्टेज पे डिजीज है और क्या क्या बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल है। कोई भी पेशेंट का घर वाला, अगर पेशेंट लगातार कंडीशन धीरे धीरे डिटोरिएट हो रही है, तो मतलब खराब होती जा रही है, तो उनको समझ में आ रहा होता है
कि पहले ये बहुत आराम से ऑफिस जाता था, दौड़ता भागता था, अब ये धीरे धीरे बिस्तर पे आ गया, फिर बिस्तर से आके अब बाथरूम भी नहीं जा पा रहा, उसके ऊपर अगर हम बोलें कि इससे ठीक हो जाएगा तो आई थिंक उनको समझ में उनको खुद को समझ में आ रहा होता है कि इसकी कंडीशन डाउन होती जा रही है। सो मेडिकल साइंस में या मेडिकल फेटर्निटी को उस समय घर वालों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है, और उसमें जो घर वाले हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते डॉक्टर से। उनको भी समझ में आ रहा होता है कि अगर सरकारी अस्पतालों में जैसे एम्स में आएंगे तो 70-70, 80-80 पेशेंट एक डॉक्टर देख रहा होता है, बट अगर डॉक्टर 2 या 3 मिनट भी पेशेंट से एकदम अच्छी तरीके से बात कर ले, जिसमें बिना किसी इंटरप्शन के है, तो वो उसके लिए काफी होता है। और उसको बस इतना सा बता दे कि स्टेज क्या है डिजीज की और क्या रियलिस्टिकली होप पॉसिबल है, कितना ट्रीटमेंट बीमारी का हो सकता है, और बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो हम इस पेशेंट को डेजर्टेड, जिसको हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग इसको तब तक देखते रहेंगे जब तक कि इसके सारी कोई ना कोई तकलीफ होगी तो हम उसका केयर करेंगे। ये बहुत जरूरी है। और मुझे समझ में नहीं आता कि अगर किसी कैंसर हॉस्पिटल में पैलिएटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये डिपार्टमेंट होना चाहिए जिससे कि हम पेशेंट को डेजर्टेड नहीं छोड़ें और उसकी केयर तब तक करें जब तक कि वो इस संसार में। बिल्कुल हमारे देश में भी बिल्कुल वर्ल्ड क्लास का इलाज संभव है और हो रहा है। वही सारी चीज़ें हमारे देश में भी उपलब्ध है हमारे भारत सरकार के प्रयासों से। लेकिन हमें कुछ ह्यूमन टच, जो मानवीय अंश है, वो उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अस्पताल में हम जाते हैं तो थोड़ा हक्के बक्के से हो जाते हैं, क्योंकि सारा अस्पताल का माहौल, उसमें अगर आपको कोई प्यार से 2 शब्द बोल दे और संवाद कायम कर ले तो बहुत अच्छा फील होता है। कुछ चाहे बीमारी तो अब सबको पता है कि वक्त लेगी ठीक होने में, लेकिन एक ह्यूमन टच की बहुत महत्व है। एक चीज और बताना चाहती हूँ आदित्य, कि इसमें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कम्युनिकेशन की। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपने यंग डॉक्टर्स को, मतलब सीनियर डॉक्टर एक एग्जाम्पल बन सकते हैं कि अगर अब वो पेशेंट से प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उसमें लिसनिंग बहुत जरूरी होती है। हम पेशेंट क्या बोलना चाह रहा है, कई बार वो बेचारा बहुत छोटी सी चीज बोलना चाह रहा होता है और हम अगर उसको ध्यान से नहीं सुनेंगे तो उसको बहुत बड़ी चीज बन सकती है। सो लिसनिंग, गुड कम्युनिकेशन, और उसके लिए IRCH और NCI में साल में 2 बार कम्युनिकेशन वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें हम लोग और प्लस बेड साइड तो हम लोग टीचिंग हमारे कॉमन है कि हर डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट किस तरीके से पेशेंट से प्रॉपरली बात करता है, उसके आंसर उसके क्वेश्चन सुनता है और उसके आंसर देता है। हम तो बल्कि ये बोलते हैं पेशेंट से कि जब भी राउंड हो उसके पहले सारे क्वेश्चंस लिख के रखो, जिससे कि जो भी सवाल हो तुम्हारे डॉक्टर आएंगे। इस बीच हमारा एक कॉलर वेट कर रहे हैं, आपकी बात को हम इसके बाद पूरा करवा लेंगे। एक रमेश सिंह जी हैं, अपना सवाल पूछिए रमेश जी। हेलो। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरे फादर की उम्र 65 साल है और उनको बायोप्सी के बाद बताया गया कि प्लाज्मोसाइटोमा करके उनको डिसीज है जी। तो मैं उनको जब से बायोप्सी हो गई है उनका जो ट्यूमर का साइज है काफी बढ़ गया है, छाती के बीचों बीच है, वो काफी बढ़ गया सर। तो मैं उसमें ये जानना चाहता हूँ कि क्या उसमें ऑपरेशन कराना सही रहेगा सर, और ये कीमोथेरेपी से क्या उनका ग्रो रुक सकता है? बिल्कुल आप लाइन सर, अगर हम दिल्ली आते हैं सर तो क्या उनकी जो इनिशियल चेकिंग है सब होगी, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, या फिर जो रिपोर्ट लेके आते हैं उसके बाद वहाँ पे ट्रीटमेंट जल्दी वो लोग स्टार्ट कर देंगे? आप लाइन पे बने रहिए। डॉक्टर अतुल शर्मा सर आपका रुक करना चाहिए। रमेश जी मेरे को ये बताएंगे कि उनके शरीर के किस हिस्से में प्लाज्मासाइटोमा बता रहे हैं आप? छाती के बीचों बीच में सर। छाती के बीचों बीच में, तो उसमें जनरली अगर उसमें हम लोग कुछ टेस्ट और करते हैं जिसमें CT स्कैन भी होता है, बोन मैरो बायोप्सी भी होता है, कुछ ब्लड टेस्ट भी होता है। ये सब नॉर्मल होने के बाद अगर केवल प्लाज्मासाइटोमा है तो उसका रेडिएशन से पूरा इलाज हो सकता है। तो उसके लिए आप उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में रहते हैं आप? गोरखपुर से। अच्छा, तो आप गोरखपुर में भी मेरे हिसाब से पोद्दार कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहाँ दिखा सकते हैं। आप बनारस में जाएंगे तो 3 कैंसर अस्पताल है जिसमें 2 को टाटा हॉस्पिटल वाले मैनेज करते हैं, एक BHU में है। तो रेडिएशन से पूरी संभावना ये ठीक हो जाएगा, पर फॉलोअप लाइफ लॉन्ग चलता है इसका। क्योंकि इनमें से दिल्ली अगर आते हैं तो क्या जल्दी ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट हो सकता है? क्योंकि नहीं, दिल्ली ट्रीटमेंट जरूर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपको अगर दिल्ली में आना करना है तो जरूर आइए। आपको बायोप्सी का वो टुकड़ा लेके आना पड़ेगा, क्योंकि उसको हम जांच यहाँ पे कंफर्म करते हैं
किसी भी कैंसर अस्पताल में ये जनरली जरूरी होता है कि बाहर का बायोप्सी को रिव्यू करके अगर इमरजेंसी नहीं है तो उसको 5-7 दिन उसमें लगते हैं, उसके बाद इलाज शुरू किया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर अतुल शर्मा, आपका रुख करना चाहेंगे। आमतौर पर जब कीमोथेरेपी स्टार्ट होती है तो व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं और जो प्लेटलेट्स हैं उनकी संख्या काफी कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, क्या वजह होती है इसकी और किस तरीके से इसका निदान हो सकता है? देखिए, इसमें सिंपल सी बात है कि कीमोथेरेपी जब हम यूजुअली यूज करते हैं, जब हम काम में लेते हैं, तो ज़्यादातर कीमोथेरेपी का नेचर ये होता है कि वो केवल कैंसर सेल को पे अटैक नहीं करती, वो नॉर्मल सेल्स शरीर के जिस हिस्से में उस पर भी अटैक करती है। उसी वजह से कई बार हम देखते हैं कभी बाल झड़ जाते हैं, मुंह में छाले होने की संभावना रहती है, उल्टी दस्त होने की संभावना रहती है। इसी तरह जो हमारे हड्डियों में रक्त बनता है उसका भी अफेक्ट पड़ता है। उसकी वजह से शरीर में वाइट सेल, जिसको हम WBC बोलते हैं, प्रोटेक्टिव सेल्स बोलते हैं, इम्यूनिटी वाले सेल्स बोलते हैं, और प्लेटलेट है वो भी कम हो जाता है। इसलिए आप लोगों में अगर किसी ने कभी कीमोथेरेपी के बारे में सुना है, एक परिवार में अगर किसी को कभी जरूरत पड़ी होगी तो पता होगा कि हर कीमोथेरेपी के साइकिल 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में लगते हैं, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि 2 या 3 हफ्ते में उनके ब्लड के काउंट्स वगैरह नॉर्मल हो जाते हैं, साइड इफेक्ट्स वगैरह है वो कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, कॉस्ट की बात करें, कितना महंगा होता है कीमोथेरेपी, उसको देने का क्या तरीका होता है, ये थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, ऐसा है कि 2 चीज़ें मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आप लोगों को समझने चाहिए। कैंसर एक बीमारी नहीं है, कैंसर कई तरह के होते हैं। जैसे हम शुरुआत में देखें तो सबका प्रोग्नोसिस, सबका इलाज अलग होता है, सब में फ़ायदा जो इलाज से होता है वो भी अलग होता है, पहली बात। और कीमोथेरेपी भी एक तरह की नहीं है। जैसे एंटीबायोटिक हम कह देते हैं, एंटीबायोटिक सेप्ट्रान भी एंटीबायोटिक होती है, ऑगमेंटिन भी एंटीबायोटिक होती है। बिल्कुल। फीवर, कैंसर जो होता है, जैसे फीवर टाइफाइड से हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस से हो सकता है, पर सबका इलाज अलग है जी। तो कॉस्ट जो होती है डिपेंड करता है। ज़्यादातर कैंसर पे जब अर्ली स्टेज में यूज़ करते हैं, 4 या 6 महीने की कीमोथेरेपी देते हैं, तो कैंसर का जो खर्च जो आता है वो डिपेंड करता है क्या देते हैं। किसी में 50,000 रुपये का टोटल एक्सपेंसेस आता है, किसी में 1 लाख या किसी में 1.5 लाख करीब ये आता है। पर अच्छी बात आज की तारीख में ये है कि भारत सरकार और कई राज्य सरकार भी कैंसर के इलाज के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जिसमें प्रैक्टिकली कैंसर का खर्चा बहुत कम होता है। एम्स दिल्ली में, NCI हमारे झज्जर जो कैंपस में है, 80% से ज़्यादा कैंसर की कीमोथेरेपी की जो दवाइयाँ होती है वो फ्री में मिलती है। दिल्ली सरकार के भी दूसरे या भारत सरकार के जो सफदरजंग में, वहाँ पे भी काफ़ी दवाइयाँ मुफ्त में मिल जाती है, चार्ज नहीं लगता है। इसी तरह से मेरे को लगता है बाकी एम्स जो सरकार, भारत सरकार ने हर इस राज्य के राजधानी में खुलवाने का प्रस्ताव किया है, वहाँ पे भी ये सुविधा उपलब्ध है। कुछ कैंसर की दवाइयाँ जो होती है, जिसको हम टारगेटेड बोलते हैं, कुछ इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, कुछ एंटीबॉडीज बोलते हैं, उसमें काफ़ी खर्चा लगता है जी। अगर लोकलाइज्ड डिजीज है तो जनरली ज़्यादातर खर्चा 5-6 महीने में खर्च हो जाता है। जब मेटास्टेटिक, जब एडवांस डिजीज होती है, कई बार इलाज लंबा चलता है तो खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है। मेटास्टेटिक से आपको मतलब फैलाव हो जाना कैंसर जी, शरीर के दूसरे हिस्से में कैंसर का पहुँचना। जी डॉक्टर साहब, यहीं पर एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी कैंसर इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, भारत सरकार का हमेशा शुरू से रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं पहुंचाएं। फिर भी डॉक्टर साहब, कि अगर ज्यादातर लोग अगर टाटा और एम्स का रुख करेंगे तो वहां लाइन लंबी हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि स्थानीय स्तर जो है, ये प्रदेशों की राजधानियां हैं, क्योंकि काफी नए एम्स खुल चुके हैं, तो किन मरीजों को वहां जाना चाहिए और किन मरीजों को एम्स आना चाहिए? आदित्य, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि देखिए, भारत सरकार का मेन एम ये है हर राजधानी में जो एम्स खोलने करने का, या और कैंसर हॉस्पिटल या सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाने का, कि मरीज को दूर तक नहीं जाना पड़े, उनको घर या घर के आसपास में इलाज की सुविधा मिले, चाहे वो कैंसर की हो, चाहे हार्ट की हो, चाहे न्यूरोलॉजी की हो, चाहे एंडोक्राइनोलॉजी की होती है। तो हम लोग जब भी मरीज दूर प्रदेश से आते हैं, काफ़ी जगह से ट्रेवल करके आते हैं, काफ़ी परेशानी में आते हैं, कभी ट्रेन में आते हैं, कभी बस में आते हैं, बार बार आना जाना करना पड़ता है, तो हम उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके आसपास सरकारी कैंसर अस्पताल है तो उसमें तो आपको ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर वहाँ ये लगता है कि भी एक्सपर्टीज़ कम है, सर्जन अवेलेबल नहीं है, रेडिएशन की मशीन अभी कम काम कर रही है या नहीं है, तो उनको दिल्ली आना जरूर चाहिए, जहाँ पे भी वो जाना चाहिए, उनका हक है। लेकिन डॉक्टर साहब, स्क्रीनिंग तो स्थानीय स्तर पे की जा सकती है।
बिल्कुल की जा सकती, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन वहाँ होने चाहिए, ओपिनियन जरूर लेना चाहिए, स्क्रीनिंग की जा सकती है। क्योंकि अगर हम सबके सब दिल्ली का रुख कर ले स्क्रीनिंग के लिए तो यहाँ लाइनें जो जिनको वास्तव में इलाज की तुरंत आवश्यकता है उनका समय अवधि बढ़ जाती है। दर्शकों से आग्रह है कि आप विश्वास करिए, काफी स्पेशलिस्ट, काफी टैलेंटेड डॉक्टर जो होते हैं ना, कई जगह कैंसर अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। डॉक्टर साहब, अंत में कम शब्दों में हमारा वक्त लगभग पूरा हो चुका है। आप डॉक्टर अतुल शर्मा सर, आपसे रुक करना चाहेंगे कि आप अपने कुछ हमारे लोगों को पैगाम दे, मैसेज क्या देना चाहेंगे कैंसर अवेयरनेस के लिए? हम ये देना चाहेंगे पैगाम के, देखिए हमें पता है कि 50 से 60% कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें हमारी दिनचर्या अच्छी रखनी चाहिए, सुबह शाम स्वस्थ अपना जैसे मुंह में पेस्ट करना चाहिए, शारीरिक वगैरह साफ सफाई रखनी चाहिए। बुरी आदतें जिसमें तंबाकू जैसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। हमारे आसपास अगर कोई इस तरह की चीज़ों में लिप्त है तो उसको भी हम हाथ जोड़ के विनती करें कि भी आप ये चीज़ छोड़ दीजिए। कोई भी छोटी परेशानी हो तो डॉक्टर से सलाह जल्दी लेनी चाहिए। मैडम, अंत में आप क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को ये संदेश देना चाहूंगी कि कैंसर रैपिडली बढ़ रहा है, लेकिन इससे डरना नहीं है। जितना जल्दी हो डायग्नोसिस हो जाएगा उतना जल्दी ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा। सो अगर आपको कोई सा भी सिम्टम ऐसा लगता है, जैसे डॉक्टर अतुल ने बताया कि हम सारी चीज़ों को अवॉइड करें जिससे कैंसर हो सकता है, उसके अलावा अगर कभी फिर भी अनफॉर्चुनेटली अगर कोई सिम्टम लगता है तो जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट के पास जाएं, डायग्नोसिस कराएं और ट्रीटमेंट कराएं। किसी भी स्टेज में कैंसर होगा उसका इलाज संभव है, प्राइमरी स्टेज में हो, सेकेंडरी स्टेज में हो, टर्शरी स्टेज में हो, और डॉक्टर कोशिश करेंगे कि पूरा क्योर करें। अगर क्योर पॉसिबल नहीं होगा तो आपको अच्छे से समझाएंगे, और उसके बाद भी अगर पॉसिबल नहीं होगा तो वो आपको डेफिनेटली दर्द से मुक्त जिंदगी दे सकते हैं और राहत दे सकते हैं। और ये जो है दर्द की जो पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट है वो छोटे से छोटे अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक जा सकता है। जो गवर्नमेंट का नेशनल प्रोग्राम ऑफ पैलिएटिव केयर है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए बना हुआ है, और हर डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर को ये आना चाहिए, और इसमें बहुत सिंपल ही इलाज संभव है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, लेकिन आगे आके इसको जल्दी से डायग्नोसिस समय पे इसका इलाज कराना है। आप दोनों विशेषज्ञों ने हम आज विश्व कैंसर दिवस, राष्ट्रीय कैंसर दिवस पर काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और हमें हमारे जो देखने वाले हैं उनको काफी फायदा मिला होगा, और इसलिए आप दोनों विशेषज्ञ का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी दी हुई सलाह से काफी लाभान्वित हुए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मंगल रहें। नमस्कार।